हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक ठाक होंगे। वह आप एग्ज़ाम दो उससे पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको अद्वैतवादी जो आपकी थ्योरीज थी उससे रिलेटेड कौन सा है बताना है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली तरीके से देखो, मैं सिर्फ आपके साथ आंसर डिस्कस करूंगी, हम ऑप्शंस नहीं बोलेंगे। तो राइट आंसर होगा निहारिका परिकल्पना। ठीक है, जो अद्वैतवादी परिकल्पनाओं में लाप्लास महोदय की थी निहारिका परिकल्पना। किसकी थी भाई? लाप्लास महोदय की। इससे पहले भी जब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे तब भी इसके बारे में बताया था। ठीक है, और इसके साथ साथ अद्वैतवादी में एक और आती है, किसकी आती है? कांट महोदय की। कांट महोदय की वायुव्य राशि परिकल्पना। कांट महोदय की वायुव्य राशि परिकल्पना। ठीक है, और इसके साथ साथ रासजन महोदय की भी आती है एक परिभ्रमण और ज्वारीय परिकल्पना। तो ये जो तीनों के तीनों जो हाइपोथेसिस मैंने आपको बताई है, ये तीनों के तीनों आपके अद्वैतवादी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको कुछ सूचियाँ मिलानी है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। वायुव्य, होयल और लिटिन का सिद्धांत, ग्रहाणु परिकल्पना और ज्वारीय परिकल्पना। और एक साइड आपको दिए गए हैं, ये आपको बताना है कौन सा कंसेप्ट किससे रिलेटेड है। फिलामेंट, सौर जेट, तारिके विस्फोट या घूर्णनशील निहारिका। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले देखते हैं जो आपकी वायुव्य है, ये वायुव्य किसे कहते हैं? वायुव्य कहते हैं घूर्णनशील जो निहारिका होती है नेब्यूला, उसे कहा जाता है वायुव्य। और होयल और लिटिन का जो थ्योरीज थी वो तारिके विस्फोट था। ठीक है, तारिके विस्फोट। और ग्रहाणु परिकल्पना की बात करें तो वो अपनी कौन सी आ जाएगी? सौर जेट। सौर जेट किससे रिलेटेड थी? जो ग्रहाणु परिकल्पना से। और ज्वारीय परिकल्पना किससे रिलेटेड थी? फिलामेंट से। ठीक है, तो ऑप्शंस आप देख लेंगे कौन सा बनेगा। तो ऑप्शंस नंबर आपका अकॉर्डिंग टू मी सी बनेगा। ए का 4 आएगा भाई। ठीक है, घूर्णनशील निहारिका। बी का 3 आएगा, होयल और लिटिन का सिद्धांत तारिके विस्फोट से रिलेटेड था। ग्रहाणु परिकल्पना आपकी सौर जेट से रिलेटेड और ज्वारीय परिकल्पना आपकी फिलामेंट से रिलेटेड। तो ये सीधा क्वेश्चन था, सारी की सारी आपको दी गई थी। कई बार इसी तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है जो रॉन्ग फैक्ट है वो कौन सा है। कांट का गैसीय सिद्धांत, जेम्स जीन्स या जेफरीज का ग्रहाणु परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना या लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना। देखो, लाप्लास की निहारिका मैंने आपको अभी बताया रिसेंट में। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। और वहीं हम बात करें कांट महोदय की, ये भी बिल्कुल ठीक है, गैसीय सिद्धांत था कांट महोदय का। रसेल महोदय का द्वैतारक परिकल्पना थी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, जेम्स जीन्स और जेफरीज की ग्रहाणु परिकल्पना, तो राइट आंसर हमारा यही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो वायुव्य परिकल्पना है उसका प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायुव्य राशि परिकल्पना किसकी थी? हमने अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसके बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक अद्वैतवादी सिद्धांत था। तो वायुव्य राशि परिकल्पना किसकी थी? इमोलियन कांट की। कांट महोदय की थी। लाप्लास की तो निहारिका थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कांट महोदय। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड नव तारा सिद्धांत या थ्योरी, इसकी यानी नोवा थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में इसे, इसके प्रतिपादक कौन थे? ये ना अलग अलग थ्योरीज हैं कि भाई अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, गैसीय पिंड से बनी, जो चट्टानों से बनी, किस तरीके से, किस युग में हमारी पृथ्वी कैसी थी। तो अलग अलग जो हमारे जो ग्राफर्स थे उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है, तो उन्हीं से रिलेटेड ये सारा कंसेप्ट है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो नव तारा सिद्धांत था, ये आपके इसके प्रतिपादक थे होयल और लिटिन। ठीक है, ये दोनों थे भाई इसके प्रतिपादक। ये अर्थ की रिलेटेड से, अर्थ की उत्पत्ति से रिलेटेड ये थ्योरी थी, जिसे बोलते हैं नोवा थ्योरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका यानी कोल्ड नेबुला, इसकी जो प्रकल्पना है निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। तो आपको बताना कोल्ड नेबुला जो कंसेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था और हमारी अर्थ के। तो इसका राइट आंसर रहेगा इमोलियन कांट। जो इमोलियन कांट महोदय थे ना, उन्होंने ही आपकी गैसों की ठंडी निहारिका यानी कोल्ड नेबुला से रिलेटेड कंसेप्ट दिया था। तो राइट आंसर इज इमोलियन कांट महोदय।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, निहारिका क्या है, नेबुला ही क्या है। नेबुला पूछा गया है, नेबुला क्या है। तो जो कोल्ड नेबुला की जो कंसेप्ट था वो तो कांट नहीं दिया था, बट वास्तव में अगर हम बात करें रियलिटी में, तो जो नेबुला होता है वो एक तप्त गैस का बादल होता है। ठीक है, यानी सिंपल वे में मैं आपको समझाऊँ ना, जब भी कोई आकाश गंगा बनती है ना, तो उसकी शुरुआत में हाइड्रोजन गैस से बड़े बड़े बादल बन जाते हैं, विशाल बादल बन जाते हैं, और जब इनका संचयन हो जाता है तो इसे ही बोलते हैं नेबुला। तो ये कैसी होगी, हाइड्रोजन गैस है तो गर्म होगी। ठीक है, तो एक तप्त गैस का आप बादल कह सकते हो नेबुला को। जब भी कोई आकाश गंगा बनती है तो उस टाइम पर ये तप्त गैसों के बादल बन जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड इनमें से कौन कौन सा कथन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन ही देखते हैं, कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का उपयोग किया। तो मैंने ये चीज़ आपको अभी अभी बताई है कि इसकी जो वायव्य राशि कंसेप्ट था वो न्यूटन के गुरुत्व नियम पर आधारित था, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड कंसेप्ट देखते हैं, कांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर विकसित किया। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, कांट महोदय ने कोणीय संवेग के जो संरक्षण का सिद्धांत था इसको इन्होंने स्वीकार भी किया था और डेवलपमेंट भी किया था। थर्ड देखते हैं, यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति में न्यूटन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया, तथापि कांट को निहारिका संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है, बिल्कुल ठीक। लाप्लास ने दी थी निहारिका परिकल्पना, जो कि न्यूटन की जो परिकल्पना उसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत करती है, बट अगर निहारिका नेबुला में बात करें ना, तो नेबुला जो संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक किसे कहा जाता है, कांट महोदय को कहा जाता है। तो तीनों ही कथन आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, कांट की दृष्टि में भूगोल क्या है। तो भाई कांट महोदय की दृष्टि में, ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कांट महोदय की इमोलियन कांट मुख की बात करें ना, तो भूगोल क्या है, एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। क्या है, एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार पर प्रदान किया था, और इनकी काफ़ी बुक भी थी, जिसमें से एक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन भी थी, और इसने भूगोल को 6 खंडों में डिवाइड किया था। कांट महोदय ने भूगोल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फॉर एग्जांपल आपका नेचुरल ज्योग्राफी, आपकी अर्थमेटिक ज्योग्राफी, नैतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, आपकी व्यापारिक भूगोल, धार्मिक भूगोल यानी रीजनेबल। तो इस तरीके से आपके 6 पार्ट्स बनाए थे भूगोल के, किसने, कांट महोदय ने। और कांट को क्या कहा जाता है, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, तो भाई इसे आराम कुर्सी का भूगोलवेता भी कहा जाता है। यानी इसने ये माना जाता है कि इसने अपने जीवन काल में जो काम किया ना, वो कुर्सी पर बैठकर ही ज़्यादा किया था। ठीक है, तो इसे आराम चेयर भूगोलवेता भी कहते हैं, या आराम कुर्सी का भूगोलवेता के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा कोरोलॉजिकल विज्ञान। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, जिसे किस अपसोर का नाम दिया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे भाई, जब सब 4 जुलाई को सूर्य से सब पृथ्वी बिल्कुल दूर होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनेलियोन नहीं, सूर्योच्च या अपसोर, उपसोर। उपसोर तो देखो, उप का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, निकट, यानी निकट तो है नहीं पृथ्वी, यहाँ पर तो दूर की बात हो रही है। और क्लासे हेलियन, ये भी बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर इज अपसोर बोलते हैं इसको। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को जो हमारे सूर्य होता है ना, और सूर्य पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है, जिसे आप अपसोर कहते हो। और 3 जनवरी को, सिंपली बात बता दूँ, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होती है, और उस सिचुएशन को कहते हैं उपसोर। यानी 3 जनवरी वाली सिचुएशन उपसोर, और 4 जुलाई वाली जो सिचुएशन रहेगी उसे अपसोर कहते हैं। तो दोनों याद रखना, उपसोर को कहते हैं पेरिहिलीन और अपसोर को कहते हैं एपिहिलीन। ठीक है, पेरिहिलीन और एपिहिलीन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, मौसम के मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि से भिन्नताएं निम्न कारण से होती हैं। ठीक है, तो किस कारण से होती हैं, तो ये क्वेश्चंस भी बार बार आता है। सिंपली तौर पर ये पूछा गया कि भाई मौसम परिवर्तन किस कारण से होता है। तो मौसम से मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि में जो
अंतर होता है ना, यानी दिन और रात की जो लंबाई घटती बढ़ती है वो किस वजह से बढ़ती है? वो बढ़ती है अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, खाली इससे काम नहीं चलता। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री ही जिम्मेवार है पृथ्वी के दिन और रात की जो लंबाई है। यानी आप कहते हो सर्दियों में दिन छोटे हो गए, रातें लंबी हो गई, गर्मियों में आप कहते हो दिन लंबे हो गए, रातें छोटी हो गई। तो ये सब कुछ पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, यानी चांद की एक ही साइड दिखाई देती है। आपको इसका रीज़न बताना है। ठीक है, इस बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि और जो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है, यानी चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण, दोनों जो अवधि है वो बिल्कुल एक समान है। ठीक है, लगभग 27 दिन में अपना चक्कर कंप्लीट करता है। तो जो चांद है हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी जितना टाइम लगाता है ना एक चक्कर पूरा करने में, उतना ही टाइम अपने चारों ओर भी एक चक्कर कंप्लीट करने में लगाता है। तो दोनों अवधियां एक समान है। इसी वजह से हमेशा चांद का एक ही पार्ट हमारी पृथ्वी के सामने होता है। मान लो यही पार्ट लगभग हमारी पृथ्वी के सामने रहेगा और बैक वाला पार्ट जिसे हम डार्क मून कहते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता अर्थ से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तब पृथ्वी के लिए क्या कहा जाएगा? जब भाई पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होगी, सबसे अधिक निकट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। उसे उपसौर कहते हैं, पेरिहेलियन कहते हैं, और ये सिचुएशन आपकी होती है 3 जनवरी को। ठीक है, अपसौर की सिचुएशन होती है 4 जुलाई को। तो दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी अपना एक घूर्णन लगभग पूरा करती है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो लगभग तो आप सभी को पता है 24 घंटे। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होता है। 23 घंटे 56 मिनट, उसके आगे का आप मुझे लिख कर बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये लगभग है, आपको मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट कमेंट बॉक्स पर मैसेज करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी का परिक्रमण, अपने अक्ष पर झुकाव या पृथ्वी का घूर्णन, तो राइट आंसर रहेगा पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो जो पृथ्वी का रोटेशन है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, और उसी की वजह से जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, और इस प्रकार से कोरियालिस बल की उत्पन्न होती है। इसे ही कोरियालिस बल कहा जाता है। तो ये होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर अपना घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष का इसके पक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो यहाँ पर मैं सिंपली में वे में बता दूँ आपको, और मौसम और उसकी बनावट में जो अंतर होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। यानी देखो, सीजन की जब पृथ्वी सूर्य जो साइड पृथ्वी अर्थ की है, मान लो ये आपका सन है भाई, 1 मिनट, ये आपका सन है, ओहो ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट सन के सामने है तो यहाँ पर गर्मी है। ठीक है, यानी जिस पार्ट पर सारा साल सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वहाँ गर्मी है, और बैक वाले पार्ट पर सर्दी है। तो ये किस वजह से हुआ? परिक्रमा की वजह से, सूर्य के चारों ओर घूमने की वजह से, है ना। अब जब अर्थ घूमती यहाँ पर आ जाएगी, और जो पार्ट सूर्य के बिल्कुल सामने रहेगा अर्थ का, वहाँ पर गर्मी और बैक वाले में सर्दी। तो समझ चुके हो, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ये सिचुएशन होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, और अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समोच्च रेखाओं से रिलेटेड। कंटूर्स होती क्या है? तो सी लेवल से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को खींची गई रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं या बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं। तो राइट आंसर इज ए। तो जो कंटूर्स होती हैं, समोच्च रेखाएं होती हैं, वो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, और इन समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई इन्हीं रेखाओं को समोच्च रेखाओं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपने कक्ष में सूर्य से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसौर, यानी आपका पेरिहेलियन। ये तो आपको याद हो गया होगा। अपभू और उपभू सुन लो भाई। उपभू क्या होता है? जब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी बिल्कुल मिनिमम होती है उसे उपभू कहते हैं, और जब मैक्सिमम होती है उसे अपभू कहते हैं। अपोजी और पेरिजी। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप याद रखना, ये चंद्रमा और अर्थ से रिलेटेड है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कांट महोदय से रिलेटेड है। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो कांट महोदय ने, आप सबको पता है कांट की कौन सी थी, इतना पढ़ाने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा, वायुव्य राशि परिकल्पना, जिसे मैंने डिटेल में बताया है। जर्मन महोदय थे कांट, जर्मन के, और इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड ये कंसेप्ट दिया था। और कब दिया था? 1755 में एक कंसेप्ट को दिया था, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित था, और इन्हें आराम की कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? तो भाई जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिज्जिकी। क्या कहा जाता है? इसे सिज्जिकी कहा जाता है। अब युति और वियुति सुन लो। युति क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति कहते हैं, ठीक है। यानी आपका सूर्य भी और चंद्रमा भी दोनों एक ओर हैं और एक और पृथ्वी है, तो इस सिचुएशन को कहेंगे युति। तथा पृथ्वी के एक और सूर्य और एक और चांद हो तो उसे वियुति कहते हैं। युति वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये अमावस्या को होती है, ठीक है। अमावस्या को जब आपका चांद पृथ्वी, जब जो सन के कुछ पार्ट को चांद ढक लेगा, यानी चांद की छाया पड़ जाएगी और पृथ्वी से हमें सूर्य का ये पार्ट दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम सोचते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया, और इस सिचुएशन को अमावस्या या युति कहते हैं। वियुति में क्या होगा? वियुति में आपकी अर्थ होगी। वियुति में ध्यान से सुनना, एक तरफ पृथ्वी होगी, पृथ्वी के एक और सूर्य होगा भाई, और दूसरी ओर चांद होगा, यानी अर्थ हमारी बीच में, एक और आपका चंद्रमा है और एक और आपका सन है। अब इससे क्या होगा? ये चंद्र ग्रहण के दिन होती है ये वियुति वाली सिचुएशन, यानी जब आपका हर 15 दिन में आती है ना पूर्णिमा, ठीक है। तो पूर्णिमा होती है इस दिन, वियुति पूर्णिमा को होता है, चंद्र ग्रहण तो हर पूर्णिमा को नहीं होता, कुछ अंतर हो जाता है इस वजह से। तो इसमें क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य की प्रॉपर रोशनी चंद्रमा के किसी पार्ट पर नहीं पड़ती, और अर्थ से हमें वो पार्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी ढक देती है और पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, और इस वजह से हमें चांद कटा हुआ दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा, और ये सिचुएशन होती है वियुति की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन कारक युगम पृथ्वी के महासागरी तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है? तो 52 मिनट का जो अंतर होता है ना दो ज्वार के बीच में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये। इसके लिए कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रभावित करते हैं? तो भाई एक तो सिंपल फैक्टर है पृथ्वी का घूर्णन, और दूसरा फैक्टर रहेगा चंद्रमा का परिक्रमण। जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जिस वजह से आपके ज्वार भाटा पैदा होते हैं। और दो ज्वारों के बीच में जो 52 मिनट का अंतर होता है, उनका मेजर कारण 1 और 4 ही है, ठीक है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, स्प्रिंग इक्विनॉक्स निम्न में से कब होता है? स्प्रिंग वाला बताना है आपको, ध्यान रखना, यहाँ पे स्प्रिंग पूछा गया है, ठीक है। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स आपका कब होता है? तो यहाँ पर स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात करें तो ये आपका होता है भाई 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। 23 सितंबर को कौन सा होता है? 23 सितंबर को 23, देखो मैंने इस तरीके से भी याद करवाया था कि मार्च के लगभग आपकी कुछ पतझड़ ऋतु आ जाती है, तो स्प्रिंग आप उससे याद कर लेना। 23 सितंबर को आपको बोरियाल इक्विनॉक्स होता है, 21 जून को आपकी करक संक्रांति होती है, और 22 दिसंबर को आपकी मकर संक्रांति होती है, ठीक है। 21 जून करक संक्रांति जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 22 दिसंबर मकर संक्रांति जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, और आज की वीडियो में गाइस हम करेंगे सिर्फ 25 क्वेश्चंस, क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। तो 23 क्वेश्चन अपसौर की स्थिति है, जो कि मैं बार बार बता चुकी हूँ, तो हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 4 जुलाई, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता, इसका कारण क्या है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों ही
कथन और कारण बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल सही इनका विश्लेषण है। जो वायु प्रवाह है बिल्कुल सीधी रेखा में कभी भी नहीं होता। जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, तो यहाँ से जो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं वो नॉर्थ की ओर मुड़ जाती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं साउथ की ओर मुड़ जाती हैं। तो वह हवाओं का क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है, वो मुड़ जाती हैं। और किसकी वजह से होता है, घूर्णन के कारण होता है। इसी वजह से हवाएं सीधी रेखा में नहीं बहती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक बार आपको मैं बता दूं, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोर्स अवेलेबल है भाई पीजीटी ज्योग्राफी और नेट क्लासेस का। जो भी बच्चा लेना चाहता है अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। आपको कोर्स के साथ साथ बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ फ्री में रहेगा कोर्स के साथ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी तैयारी करना चाहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 25, महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, आपको ये बताना है। तो ये सिचुएशन महीने में तो 2 ही बार होते हैं जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। कब कब, एक युति और एक वियुति, जो कि मैंने आपको बताया। युति और वियुति, युति यानी अमावस्या के दिन और वियुति यानी आपके पूर्णिमा के दिन। तो ये सिचुएशन रहती है। वैसे इस सिचुएशन को सिज्जिकी के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर क्वेश्चन अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपको हर 2 दिन में एक वीडियो मिलेगी पीजीटी और नेट स्टूडेंट्स वालों को। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।